अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल ये ख्वाब तो एक सराब है की पहली किस्त। अगर आपको किसी नापसंदीदा शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने में मजबूर कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। इस पर सितम ये भी हो कि आप अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी ना कर सकते हो, ना उस शख्स से और ना ही अपने करीब तरीन किसी और फ़र्द से। आजकल मैं ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला इतने आराम से मेरी मर्ज़ी के बगैर कर दिया गया कि मैं दिखती रह गई। मेरे सारे ख्वाब, हर तमन्ना सब बिखर कर रह गए। अपने आने वाली ज़िंदगी के हवाले से सभी के कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ खूबियाँ जो हम अपने शरीके सफ़र में चाहते हैं। हमें लगता है ख्वाबों में आने वाला वो शख्स अचानक एकदम कहीं से आ जाएगा और हमारी ज़िंदगी को मोहब्बतों के नई मानी से रोशनास कराएगा। मैं भी इस आने वाले शख्स के बारे में बहुत कुछ सोचा करती थी। मैंने अपने ख्वाब कभी किसी से शेयर नहीं किए थे, मगर मुझे पूरा यकीन था कि जैसा मैं सोचती हूँ वो हूबहू वैसा ही होगा। उतना ही संजीदा, मतीन, सुलझा हुआ, मैच्योर बंदा। 14-15 साल की उम्र में मुझे हा-हू, उछल-कूद करते लड़के कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे लगता था कि बड़ी उम्र के मर्द ज़िम्मेदार, काबिल भरोसा होते हैं। ऐसे ही शख्स के साथ मैं खुश रह सकती थी। ऐसा ही शख्स मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकता था। ज़िंदगी के बारे में जिसका एक वाज़ेह नज़रिया हो, जो मज़बूत क़ुव्वत-ए-इरादा का मालिक हो, जिसके अंदर फ़ैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत हो। और ऐसे शख्स में कई मर्तबा चुपके-चुपके दुआओं में भी अल्लाह से माँग चुकी थी। मुझे अपनी दुआओं के कबूल होने का पूरा यकीन भी था और इस यकीन के सहारे मैं बड़े आराम से उसका इंतज़ार कर सकती थी। मगर मम्मा ने इतने इत्मीनान से मेरे अरमानों को खून कर दिया कि मैं बस रोती रह गई। इससे पहले किसी फ़िल्म में या किसी कहानी में ऐसी सिचुएशन देखकर तो हीरोइन का सिर्फ मज़ाक ही उड़ाया करती थी। बड़ी नेक परवीन है मोहतरमा। अम्मी-अब्बा ने शादी तय कर दी और वो बस आंसू बहाती रह गई। ऐसा बस फ़िल्मों में ही होता है। रिश्ता तय हो गया और बेचारी मज़लूम हीरोइन को पता भी नहीं चला। मगर जब खुद मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे पता चला कि हमारी ज़िंदगी भी किसी नावल या फ़िल्म से कम नहीं होती। क्या मैं कभी ये सोच सकती थी कि मम्मा जो छोटी-बड़ी हर बात, हर चीज़ में मेरी राय और मशवरे को अहमियत देती थी, खुद मेरी ही ज़िंदगी का फ़ैसले का इख्तियार मुझे देना तो दूर की बात है, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। अपने ददियाले रिश्तेदारों से मुझे हमेशा से चिढ़ थी और इसके लिए मैं खुद को हक़ बजानिब समझती थी। जिन लोगों ने कभी मेरी अम्मी को सुख नहीं दिया, वो मुझे क्या सुख देंगे? और मेरी मम्मा की सादगी और मासूमियत कि वो इन्हीं मकार लोगों की चापलूसी में फिर एक मर्तबा आ गई। मैंने 9 साल तक मम्मा को ससुरालियों का नारवा सलूक बर्दाश्त करते देखा था। मम्मा समझती थी मैं अपने बचपन की बातें भूल गई हूँ, मगर ये मम्मा की भूल थी। मुझे दादी अम्मा, फूफो और सबसे बढ़कर सितारा आंटी का हर वो बुरा सलूक जो उन्होंने मेरी मम्मा के साथ किया था अच्छी तरह याद है। मम्मा का कसूर सिर्फ इतना ही तो था कि वो पापा की पसंद थी। पापा ने इन्हें पसंद करके इनसे शादी का फ़ैसला किया था। वो यूनिवर्सिटी में पापा से जूनियर थीं। पापा का मास्टर्स का आखिरी सेमेस्टर था और मम्मा ऑनर्स में थीं। उन दोनों का कोई अफेयर नहीं चला था, बस पापा को अच्छी लगीं। उन्होंने अपने वालिदैन को उनके घर रिश्ते के लिए भेज दिया था। दादी अम्मा का रवैया वही आम सासों वाला। बेटे की पसंद की हुई लड़की तो उनके लिए बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल थी ना। पापा की जिद और दादा जान के समझाने पे वो मान तो गई थी, मगर दिल से उन्होंने मम्मा को अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया था। यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई आज़ाद ख्याल लड़की जिसने शादी से पहले उनके बेटे को काबू कर लिया, उसकी उनकी नज़र में वो इज़्ज़त कभी भी नहीं हो सकती थी जो उनकी बड़ी बहू की थी। सितारा आंटी जो उनकी सगी भतीजी थी, उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए मुंतखब की थी और फर्माबरदार बेटे ने माँ की पसंद पर सर झुका दिया था। मुझे तो आज तक बड़े पापा पर हैरत होती है, कहाँ उन जैसा पढ़ा लिखा और जीनियस बंदा, कहाँ मैट्रिक पास आंटी सितारा। क्या जोड़ था दोनों का। वो शक्ल सूरत में अच्छी थी, ख़ानदान भर में उन जैसा कोई खाना नहीं बनाता था, मगर एक ज़हीन और काबिल मर्द के लिए बीवी में सिर्फ यही ख़ुसूसियत तो काफ़ी नहीं होती। मुझे लगता है इन्हें मामा से दुश्मनी की वजह भी यही थी। उनके मुकाबले में खुद को कमतर समझती थीं। उन्हें देवरानी का खुद से ज़रा पढ़ा लिखा होना हसद में मुब्तला करता होगा और इसी हसद के सबब उन्होंने मामा की ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया था। और मेरी मामा इतनी सीधी उफ़ अल्लाह मियाँ की गाय टाइप की औरत थी, कभी बोली ही नहीं कुछ भी। आज तक उनका यही हाल था, वो किसी को जवाब नहीं दे सकती थी। बाद में कुढ़ कर रह जाएंगी, रो लेंगी कि फ़लाँ रिश्तेदार आकर ये कह गया। पापा भी मामा की इस आदत को नापसंद करते थे। पापा की फैमिली कोई बहुत लंबी चौड़ी फैमिली नहीं थी। बड़े पापा, पापा और फुप्पू, वो 3 ही बहन भाई थे। दादा जान का मेरी पैदाइश से पहले ही इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद दादी अम्मा को मम्मा के साथ बुरा सलूक करने की खुली छूट मिल गई थी। दादा जान मम्मा से बहुत प्यार करते थे। मम्मा आज भी उनका जिक्र बहुत ही मोहब्बत और एहतराम से करती हैं।
वैसे तो मामा ने कभी दादी जान की भी हमसे कोई बुराई नहीं की, मगर मैं अगर मामा की जगह होती तो ऐसी औरत जो सारी ज़िंदगी मुझे तकलीफ़ देने का बाइस बनी हो, मरने के बाद भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में यह कभी भी याद ना करती, कम से कम उसकी मग़फ़िरत की दुआ कभी भी ना करती। इतना ज़र्फ़ नहीं था मुझ में। मेरी याददाश्त गैर मामूली तौर पे अच्छी, और मैं अपने बचपन के इतने बहुत सारे वाक़यात मुझे याद थे जो आम तौर पर बच्चों को याद नहीं हुआ करते। घर में नौकरों के होते मम्मा 24 घंटे किचन में जुटी रहती थी। उस पर भी दादी अम्मा और सितारा आंटी का मुंह फूला ही रहता था। जब तक फूफो की शादी नहीं हुई थी, वो भी माँ और भावज की तकलीफ में मामा को सताना और सुनाना अपना फ़र्ज समझती थी। मामा ने पापा से कभी उनकी शिकायत नहीं की थी, ना उनके घर वालों ने किसी भी रवैये की। पापा के सामने कभी झगड़ा होता भी नहीं था। मामा अच्छी नहीं लगती थी उनके बच्चों, फिर उनके बच्चे दादी अम्मा को कैसे अच्छे लगते। क्या कशा आप ही घर की इकलौती बच्ची होने के सबब सभी की लाडली थी। दादी अम्मा भी इन्हें बहुत चाहती थी, मगर इन्हें पोती से ज़रा पोते का अरमान था। कभी कभी मैं सोचती, अगर ओन मम्मा के यहाँ पैदा होता और मैं सितारा आंटी के यहाँ, तो शायद दादी अम्मा मम्मा की वो तमाम ख़ताएँ माफ़ कर देती जो पहला पोता इन्हें मम्मा दे देती, तो अपने सारे गुनाह बख्शवा लेती। मगर अफसोस ऐसा ना हो सका। मामा पापा के यहाँ पहली औलाद में यानी माला शबीर अली पैदा हुई, और ठीक इसी रोज़ सितारा आंटी ने दादी अम्मा की बरसों पुरानी आरज़ू ओन हाशिम की सूरत में पूरी कर दी। ओन के पैदा होने की खुशी घर भर में थी। इसी हॉस्पिटल में ओन पैदा हुआ, और उसी हॉस्पिटल में 4 घंटे बाद मेरी पैदाइश हुई। पोते की खुशी में मगन दादी अम्मा ने तो मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं किया था। मेरे 1 साल बाद ही रोशना के पैदा हो जाने के बाद ओन की अहमियत और मज़ीद बढ़ गई थी। सितारा आंटी खुद को मम्मा से कोई बहुत ख़ास और ऊंची चीज़ समझना शुरू हो गई थी। ओन घर में सबका चहीता था। उसके आगे हम लड़कियां तो दादी अम्मा तो हमें घास भी नहीं डालती थी। उनके गैर ज़रूरी लाड प्यार ने उसे बहुत सरकश और बदतमीज़ बना दिया था। उसे डांटने की तो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था। बड़े पापा तक की मजाल नहीं थी कि बेटे को किसी गलती पे सजिश ही कर देते। वो आते जाते कभी मुझे थप्पड़ मार देता, कभी रोशना को धक्का देकर उससे चॉकलेट और खिलौने छीन कर भाग जाता। दादी अम्मा उसे शरारत करार देती। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसकी बदतमीजियाँ भी बढ़ रही थीं। मम्मा की मजाल नहीं थी कि पापा ही से उसकी कोई किसी भी हरकत या दादी से किसी गैर ज़रूरी पुष्ट पनाही पर हरफ़े शिकायत ज़बान पर ले आती। रोशना तो बाकायदा उससे डरने लगी थी। उसे आता देखकर वो सहम कर एकदम मेरे पीछे गायब हो जाया करती थी। अक्सर मैं आराम से बैठी अपना होमवर्क कर रही होती और वो आहिस्ते से खिड़की से रबड़ का सांप या छिपकली राइटिंग टेबल पर उछाल देता। मैं चीख मारकर दूर हट जाती और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती, और वो सुकून से वापस अपने कमरे में घुस जाता। दीवारें फलांगने और खिड़कियों से कूदने में उसे हद दर्जा महारत हासिल थी। जब तक सब लोग जमा होते, वो दीवार चढ़कर खिड़की से वापस अपने कमरे में घुस चुका होता, और मेरे हज़ार यकीन दिलाने पर भी दादी अम्मा ये बात मानती ना थी कि सांप उसने फेंका है। उल्टा मुझे डांट फटकार करके मम्मा की भी क्लास लेना शुरू कर देती। माँओं का काम होता है कि लड़कियों की अच्छी तरबियत की जाए। ये तरबियत कर रही है तुम लड़की की, 7 बरस की हो गई है और चीख कर ऐसे शोर मचा रही है कि मेरा तो दिल ही दहल गया। किसी रोज़ तुम्हारी लाडली की वजह से ना, देख लेना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसे चीखती है कि मेरा तो दिल बंद होने लगता है। वो मामा को मलामत करती, मुझे कहर आलूदा नज़रों से देखती, चली जाती, और मामा ये यकीन होने के बावजूद कि मैं सच कह रही हूँ, बजाय चुप कराने के फ़ौरन ही वापस किचन में चली जाती। रात में मुझे और रोशना को सोते वक्त मामा कहानी ज़रूर सुनाया करती थी, और दिन भर फिर वही होता। जब हमें मम्मा से बात करने का मौका मिलता, वो मुझे और रोशना को ओन से कम बात करने के लिए कहती। मामा मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है, मैं तो उसे देखते ही कमरे में छुप जाती हूँ। रोशना जल्दी से सफाई देती तो वह सर हिलाकर समझाने लगती, मगर मैं रोशना की तरह डरपोक और छुप कर रहने वाली नहीं थी। रोशना पूरी की पूरी मम्मा पे पड़ी थी, और मैं शायद अपने ददियाल पर चली गई थी। उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और स्कूल में इसके हवाले से उसे बहुत बड़े सरप्राइजेस, गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते रहते थे। मुझे याद है एक मरतबा सांप वाली बदतमीज़ी पर मैंने उसकी बिल्कुल नई बनाई हुई ड्राइंग पर इंक की बोतल गिरा दी थी। बोतल का ढकना खोलकर इस एंगल से टेढ़ा करके रख दिया था कि सबको लगे गलती से हाथ टकरा गया है। ओन सितारा आंटी और दादी अम्मा तक ने घर में वावेला मचा दिया था। उसने साफ साफ सबके सामने मेरा नाम लिया था। ज़ाहिर उसे मालूम था कल सांप वाली हरकत के बाद ही जवाबी हरकत कौन कर सकता है। दादी अम्मा ने उस रोज़ पहली बार मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा था। सितारा आंटी ने ज़बानी बुरा भला कहने पर इत्तफाक किया। मामा दूर खड़ी सब देख रही थी। उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मेरी हिमायत में उन दोनों से कुछ कहती। रोशना ने थप्पड़ लगता देखकर डर कर छुप गई थी, और वो बदस्तूर निगाहें तिरछी करके मेरी तरफ देख रहा था, यूं जैसे उसका बस ना चल रहा हो कि मुझे कच्चा चबा जाए।
मैं उस रोज़ से मम्मा से बददन हो गई थी। दादी ने मुझे मारा और मम्मा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मुझे आके बचाया भी नहीं। मैं बैठकर देर तक रोती रही। कहकशा आपी ने आकर मुझे चुप कराने की कोशिश की, प्यार करने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ नफ़रत से झटक दिया। वो भी तो सितारा आंटी की बेटी हैं और उनकी बहन थी। मम्मा ने अकेले में प्यार किया, मुझे उनके प्यार से ज़रा भी खुशी नहीं हुई। वो मुझे प्यार से ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि गलती मेरी है और बड़े अगर गलती से कुछ डांट डपट लें तो इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र पापा से ना करने का मुझसे ज़बरदस्ती वादा भी लिया, तो मुझे मम्मा पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। अगले रोज़ स्कूल जाते हुए मैं उससे मुंह फेर कर साइंस के सवालात दोहराती रही। इस रोज़ हमारा साइंस का टेस्ट था। मुझे टेस्ट की तैयारी पापा ने कराई थी। मामा को तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो हमें पढ़ा सकती, सो मामा कभी कभार इत्तफाकन ही पढ़ाने में मदद करती थी। साइंस का पीरियड शुरू हुआ और टीचर ने सवालात बोर्ड पर लिख दिए, तो हम सब टेस्ट करने में मसरूफ़ हो गए। मैं बड़े मगन अंदाज में डायग्राम बनाने के बाद उसमें कलर कर रही थी जब टीचर अपनी सीट से उठकर एकदम मेरे से पास आ गई। मेरे सर पर खड़े होकर मुझे बहुत गुस्से से घूर रही थी। मैं भी उनके घूरने पर हैरान हो रही थी कि उन्होंने मेरी डेस्क के कोने में मुड़े हुए कागज़ को उठाया और उसे खोल कर देखने लगी। जिस चैप्टर का आज टेस्ट था उसके तकरीबन तमाम सवाल इस पेपर पर लिखे हुए थे। मैंने रो रो के उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं चीटिंग नहीं कर रही थी, मगर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे हाथ से टेस्ट पेपर छीन कर उन्होंने खड़े रहने की सज़ा सुनाते हुए ये धमकी भी दी कि पेरेंट्स मीटिंग में वो मम्मी पापा से मेरी इस हरकत की ज़रूर शिकायत करेंगी। सारी क्लास के सामने डांट पड़ने और सज़ा मिलने पर मेरी हालत बुरी थी। खड़े खड़े मैं सर झुकाकर रोए चली जा रही थी। रोते रोते अचानक मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया, तो मैंने एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो टेस्ट करने में मसरूफ़ था, मगर चेहरे पे बड़ी खुशी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो मेरे आगे वाली रो में बैठा था। उसके चेहरे पे फैले तासरात मुझे ये समझाने में काफ़ी हद तक मददगार थे कि ये हरकत किसने की है। अब चाहे उसमें मैं जितना भी लड़ झगड़ लेती, उसे जितना भी बुरा भला कह लेती, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मेरी जो बेइज्जती क्लास में सबके सामने उसने करवानी थी वो तो करवा चुका था। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। साइंस और स्कूल इंग्लिश के तमाम टीचर्स मुझे ख़ास तौर पे पसंद करते थे, मगर इस वाक़ये के बाद साइंस की टीचर पढ़ाते पढ़ाते कोई सवाल पूछती तो सबसे पहले मुझे खड़ा करके जवाब मांगती। टेस्ट लेती तो सबसे ख़ास तौर पर मेरे पास आकर खड़ी हो जाती। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे देखती। इससे मेरा इमेज ख़राब होने लगा। सिवाय रोने के मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज़हीन था। अगर संजीदगी से दिल लगाकर पढ़ता तो शायद हर साल स्कूल में टॉप किया करता, मगर दादी अम्मा के नाज नखरों ने उसे बुरी तरह बिगाड़ के रख दिया था। होमवर्क भी वो बहालते मजबूरी किया करता था। अगले दिन पेपर होता और वो इत्मीनान से दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता। पढ़ाई में कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दिए बगैर वो स्कूल में बड़ी मशहूर और मारूफ किस्म की शख्सियत था। स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो वो हर खेल में सबसे आगे। स्विमिंग उससे अच्छी कोई नहीं कर सकता था। क्रिकेट, टेबल टेनिस वो बेहतरीन खेलता था। ड्रामों में अदाकारी की बात हो तो उससे अच्छा अदाकार कोई था ही नहीं। शेक्सपियर के ड्रामों को स्टेज करना हो तो ऑन से बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ किसी का हो ही नहीं सकता था। गानों की बात हो रही थी तो वो भी किसी मशहूर गुलकार का गाया हुआ बिल्कुल उसी तरह गा लिया करता था। वो स्कूल वालों के लिए कीमती असासा था, इसलिए प्रिंसिपल तक उसके नाज नखरे बाखुशी उठा लिया करती थी। उसी की वजह से हर ट्रॉफ़ी, हर शील्ड हमारे स्कूल के हिस्से में आया करती थी। पता नहीं कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। वो तो खेल कूद का नवाब बना फिरता था और मैं पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद इतनी हरदिल अजीज़ नहीं थी। पहले सिर्फ घर वाले ही उसकी तारीफ़ें किया करते थे, जबकि अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो बाहर वालों में भी ख़ास किस्म की शख्सियत बनता जा रहा था। इन गैर ज़रूरी मदासराइयों ने उसका दिमाग बुरी तरह ख़राब कर दिया था। वो अपने दोस्तों में राजा इंदर बना फिरता था। घर में के हालात वैसे ही थे। वही दादी अम्मा, वही सितारा आंटी का नारवा सलूक, वही मम्मा का सब्र। इन दिनों मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। खामोशी से हर जुल्म सहने और किसी से भी दिल का हाल ना कहने की वजह से वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। फिर उस रोज़ किसी रिश्तेदार की आमद पर दावत का ढेर सारा खाना पकाते पकाते मम्मा किचन में चकरा कर गिर गई। पापा को उस रोज़ पहली मर्तबा उसने दादी से खफगी से बात करते सुना। पापा के ज़्यादा कहने सुनने पर वो रोने बैठ गई। सितारा आंटी उनके गुस्से को हवा दे रही थी। अरे मेरे बेटे को काबू कर लिया है मिसनी डाइन ने, वो मम्मा को मुख्तलिफ बुरे नामों से याद कर रही थी। इस वाक़ये के 3-4 रोज़ बाद ही हम लोग अलग घर में शिफ्ट हो गए। पापा ने किराए का घर अलग ले लिया। पापा की जॉब बहुत अच्छी थी। हमें दादा जान की दौलत जायदाद में से कुछ ना भी मिलता, हम तब भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते थे। बड़े पापा के अलावा घर का हर फर्द हमारे अलग होने पर नाराज़ था। दादी अम्मा ने तो पापा की सारी ज़िंदगी शक्ल न दिखने की कसम भी खा ली थी। बड़े पापा ने पापा के इस फैसले को दुरुस्त करार दिया, बल्कि उनका कहना था कि पापा को ये फैसला आज से चंद साल पहले ही कर लेना चाहिए था। मम्मा अलहदा हो जाने पर खुश नहीं थी। इन्हें दादी अम्मा की नाराज़गी का गम बहुत परेशान रखता था। जहाँ तक हम बहनों की बात थी
तो हम दोनों ने यहाँ कर सुकून का सांस लिया था। हम अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशखुर्रम और मुतमईन थे। रोशना और मैं इस घुटे हुए माहौल में रहते रहते अजीब एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए थे। यहाँ कर हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगे। हमारे अलग होने के 4 माह बाद इरिज पैदा हुआ, हमारा प्यारा छोटा सा भाई। मैं और रोशना दोनों ही भाई के होने पर बहुत खुश थे। अपनी ज़िंदगी के सारे साल जो दादी के ज़ेर साया गुजारे थे, उन्होंने लाशौरी तौर पर मुझे और रोशना को मुतासिर किया था। अगर हमारी एक बहन और हो जाती तो शायद हम लोग बाकायदा सोग मनाते। शुक्र था कि ऑन की वैल्यू कम करने वाला ख़ानदान में एक लड़का पैदा तो हुआ। बड़े पापा सितारा आंटी को लेकर इरिज को देखने आए थे, मगर दादी अम्मा की नाराज़गी बदस्तूर कायम थी। उन्होंने हमारे घर में कदम न रखने की कसम खाई थी। पापा को न देखने की जो कसम खाई थी उसे तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। मगर मम्मा की नेक फितरत से दादी अम्मा को मनाए बगैर वो कैसे रह सकती थी। चुनाचे वो पापा के पीछे लगे और आखिरकार इन्हें मनाकर ही दम लिया। सो दिल न चाहते हुए भी हम मामा के साथ वहाँ आ गए। बड़े पापा के बहुत समझाने और मम्मा के बहुत माफ़िया मांगने पर भी उन्होंने हमसे मिलना गवारा नहीं किया और कमरे में बंद होकर बैठ गई। दादी अम्मा की नाराज़गी पूरे 2 साल चली और नाराज़गी ख़त्म होने का बायस उनकी शदीद किस्म की बीमारी बनी थी। तभी उन्होंने पहली मर्तबा मम्मा के सर पे प्यार से हाथ फेरा और मुझे और रोशना और इरिज को भी प्यार किया। पापा तो उनकी नाराज़गी के ज़माने में भी हफ्ते में एक बार ज़रूर जाया करते थे, मगर मामा हम लोगों को इस दौरान कभी दोबारा लेकर नहीं गई थी। मामा के अपनी सास के साथ शादी के इतने सालों बाद ताल्लुकात सही हुए थे, वो इस पर बहुत खुश थीं और दादी अम्मा इस रीयूनियन के बाद सिर्फ 2 माह जिंदा रह सकी। इस दौरान हम लोग अक्सर वहाँ जाया करते थे। हालांकि वो हमें प्यार करती थी, मगर फिर भी मुझे और रोशना को उनसे बहुत डर लगता था। सिर्फ वही नहीं, मुझे तो फूफो की फैमिली से भी नफरत हो गई थी। मेरी किसी ददियाली कज़न से दोस्ती थी ही नहीं। ऑन से स्कूल में वास्ता पढ़ता, मगर उससे भी कोई ख़ास बातचीत नहीं होती थी। वो क्लासेस भी कम ही अटेंड करता था। उसकी गैर नसाबी सरगर्मियाँ इतनी ज़्यादा थीं, उसमें इतनी मसरूफ़ रहता था कि अक्सर वो मसरूफ़ियत की वजह से क्लास अटेंड ही नहीं किया करता था और मुझे भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराता था। हाँ, अब उसने बचपन वाली बदतमीज़ी और तंग करना छोड़ दिया था। दादी अम्मा के इंतकाल के बाद सितारा आंटी ने उनकी गद्दी संभाल ली थी। हम लोग अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो चुके थे। हमारे घर में मामा पापा के साथ साथ दुनिया जहाँ की हर आसाइश और आराम मौजूद था। मामा हमें खुद पर तवज्जो बैठ दिया करती थी, बैठकर पढ़ाया करती थी। पढ़ाई में तो हम पहले ही अच्छे थे। मामा की तवज्जो ने हमारी सलाहियतों को मज़ीद निखार दिया था। मैट्रिक में मेरे 88% और बगैर किसी सिफारिश और ताल्लुकात के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। ऑन का A ग्रेड आया था। मुझे उस पर भी बहुत हैरत हुई थी। बगैर मेहनत के A1 ग्रेड लाना, आदमजी कॉलेज में एडमिशन हो जाना, सिफारिशी कहीं का। इसके सगे मामू जो वहाँ प्रोफेसर हैं, अपनी सलाहियतों पर एडमिशन लेकर दिखाता तो मैं मानती। मामा पापा तो मेरे इतने अच्छे नंबर लाने पर बहुत ही खुश थे, मगर बड़े पापा भी बेपनाह खुश थे और मुझे खूब शाबाश देने और शानदार गिफ्ट देने के साथ साथ वो मामा और पापा के साथ बैठकर उनके कम नंबर आने पर अफसोस कर रहे थे। सितारा आंटी का मुंह बेटी की बुराइयां सुनकर पूरी तरह फूल चुका था। बड़े पापा का ख्याल था कि इतनी कम उम्र में मिलने वाली गैर ज़रूरी अहमियत, शोहरत और तारीफ़ों ने उसे अच्छा खासा बिगाड़ दिया है। वो पापा से बड़ी फिक्रमंदी से उसकी इस्लाह के लिए मशवरे तलब कर रहे थे। मुझे उनकी फैमिली में सिवाय बड़े पापा के किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मगर फिर भी एक रोज़ इस बात पे मुझे खुशी हुई कि किसी मामले में मैं उनसे आगे थी। कहकशां आपी की सितारा आंटी ने BA करते ही शादी कर दी थी अपने भांजे से। BA तक भी शायद बड़े पापा की वजह से पढ़ गई थी, वरना सितारा आंटी तो इन्हें अपनी तरह मैट्रिक करते ही रुखसत कर देती। इनके शौहर सिविल सर्विस में थे। दोनों में कम से कम 10-12 साल का गैप था। शादी के फंक्शन से आखिर मामा पापा उसके शौहर की बड़ी उम्र के बारे में नापसंदीदगी का मामा इजहार कर रही थी, जबकि मैं कहकशां आपी की किस्मत पर रश्क कर रही थी। कितने डिसेंट सोबर से थे यास भाई।